दोस्तों आइए मैं आपको एमआईएम को सारे हिंदुस्तान में फैलाने की जो ख़तरनाक माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, जिससे आने वाले वक्त में मुसलमानों को बहुत बड़े पैमाने पर उनको क़त्ल व गारतगिरी में मुब्तला करना और उनको कंसंट्रेट कैंप्स में भेजने के लिए हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म प्लान है। ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको दुनिया भर में लगभग 150 ममालिक में चलने वाले टीवी चैनल्स किस तरह से एमआईएम की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये देखिए एआईएमआईएम राजस्थान, ये अचानक से इतना ज़्यादा इनको प्रमोशन क्यों मिल रहा है? इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। मुल्क दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में आपस में नफ़रत बढ़े, और ये अवैसी परिवार जो हिंदुस्तान के हिंदू कौम में खौफ और डर दिलाने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए सारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में नफ़रत पैदा करें। और जब तक ये मुल्क का गद्दार असद अवैसी मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ काम कर रहा है, तब तक याद रखिए हमारे मुल्क में अब अमन आना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ये अवैसी परिवार को सियासत से दूर किया जाए, और जब तक कि हैदराबाद में इनकी जो सियासी एक छाप बन चुकी है, इस सियासी छाप को मुल्क की दुश्मन ताकतों ने इन्हें इतना प्रमोट किया है कि ये आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के लिए, आने वाले चंद ही सालों में हमारे मुल्क के लिए, हिंदू मज़हब के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। बोला यह जाता है कि इस्लाम ख़तरा है। इस्लाम अगर ख़तरा होता तो 900 साल 800 साल यहाँ पर कई मुस्लिम बादशाहों ने हुकूमतें की है, तब कभी भी इस्लाम ख़तरे में नहीं था। और जैसे ही ये ओवैसी बंधुओं को प्रमोट किया जाता है दुनिया भर में मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के, इनकी जानिब से कभी भी ओवैसियों के बारे में ये नहीं बताया जाता कि इनके अपने क्षेत्र में 102 से 105 से ज़्यादा मस्जिदें बंद करा दी इन लोगों ने, या बंद है इनकी वजह से, या फिर अगर वो बंद है तो ये खामोश बैठे हुए हैं, या फिर ये नहीं बताया जाता कि किस तरह से तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्डों में किस तरह से इन्होंने लूट मार मचाई है, किस तरह से ये इनका दादा, इनका बाप और ये खुद अपनी ज़िंदगी का आधा वक्त हिमायत नगर के मकान में, किराए के घर में गुजारे। आज 20-25 साल में किस तरह से ये लाखों करोड़ के मालिक हो गए। ये सब बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि ये अवैसी दल्ला है मेन स्ट्रीम मीडिया के उन लोगों का जो देश के जो है ना दुश्मन है। आइए सुनते हैं टीवी 9 की जानिब से भी एक ऐसी रिपोर्ट जिसे सुन करके आप भी ताज्जुब करेंगे। हैदराबाद का फासला करीब 1,500 किलोमीटर का है, लेकिन पिछले कई दिनों से हैदराबाद की सियासी तपिश देश की राजधानी तक पहुंचती रही। अब नतीजे की बारी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। इसमें असद अवैसी की जो खतरनाक हरकतें हैं उस पर कभी भी बात नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ तारीफ की जाएगी और डराया जाएगा इसके नाम लेकर। असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाने का ख्वाब कितना पूरा कर पाएंगे, ये भी पता चल जाएगा कि क्या हैदराबाद के मुसलमानों का भरोसा असदुद्दीन ओवैसी पर कायम है। क्या ओवैसी का, आपको मालूम होना चाहिए कि असद ने खुद बोला था कि ना मैं मुसलमानों का लीडर था, ना हूं, ना रहूंगा। फिर अगर ये नहीं है तो फिर हिंदुस्तान भर का मीडिया और चैनल्स इसको हीरो बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? देश के मुसलमानों का लीडर बनने का ख्वाब पूरा होगा। बंगाल में ओवैसी की सियासत कितनी कामयाब रह सकती है, इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। लेकिन पहले हैदराबाद चलिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन टीवी चैनल्स को कभी भी हिंदुस्तान के अवाम की या हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेरोजगारी दूर कैसे की जाए उसके ऊपर इनकी चर्चा नहीं होती। ना ही इनके पास इस बात की चर्चा होती है कि कितने लोगों को ट्रिपल तलाक बिल से फ़ायदा पहुंचा और कितने लेडीज़ को जो है उस ट्रिपल तलाक बिल के बाद रोज़गार दिया गया या गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ा गया। ना ही ये टीवी चैनल्स ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो मजहबी सोच रखते हैं उनको कैसे जो है आम धारे से जोड़ा जाए। हर पहलू को सामने रखती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भ्रम है, गुरूर है, ताकत है या फिर कोरी सियासत है, लेकिन हकीकत है कि इसी तरह की तकरीरों की बदौलत ओवैसी खानदान हैदराबाद के कोने पर दशकों से काबिज रहा है। लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही अंदाज बयां कर रही है। जो कहते थे कि हैदराबाद में हमारी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसी ओवैसी खानदान को निजामों के शहर में सबसे बड़ा चैलेंजर मिल चुका है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी बेचैनी ना होती। अगर ऐसा ना होता तो जिन गलियों से ओवैसी ब्रदर्स की पॉलिटिक्स परवान चढ़ती रही, उन्हीं गलियों में मोटर बाइक पर सवार होकर बड़े मियां हर कूचे तक न जाते।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। 1122 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 150 पार्षद चुने जाने हैं। बीजेपी के 149 कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं, तो टीआरएस ने सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस 146 सीटों पर ताल ठोक रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये आंकड़े बता दूं कि जहाँ पर टीआरएस 150 सीटों पर लड़ रही है, वहाँ पर लगभग टीआरएस को 76 का जो जादुई आंकड़ा है उससे कम ही सीट मिलेंगे। और बीजेपी जो 149 सीट पे यहाँ पर लड़ रही है, बीजेपी यहाँ पर यकीनन एमआईएम को बचाएगी, क्योंकि एमआईएम 51 सीट पे ज़रूर लड़ रही है, लेकिन एमआईएम के पास यहाँ पर जो पिछली मरतबा 44 सीट्स आई थी, इस बार एमआईएम को 30 और 35 सीट के दरमियान ही मिलेंगे, ये बात भी तय है। और अगर मान लीजिए जो कांग्रेस 46 सीट्स पर है, अगर यहाँ पर कांग्रेस अगर 16 सीट्स भी लाती है, 130 सीट का नुकसान भी होता है, तो भी कांग्रेस का बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 10 सीट्स भी नहीं थे यहाँ पर, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 30 या 40 सीट लाएगी? अगर मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी 30 या 40 सीट लाती है, तो स्टेट में टीआरएस जो है जीएचएमसी में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और जीएचएमसी कॉरपोरेशन पर कब्जा करेगी। वहीं पर वो एमआईएम को भी नहीं छोड़ेगी, बल्कि एमआईएम के साथ टीआरएस पार्टी वक्फ बोर्ड में बराबर कायम रहेगी, साथ रहेगा इनका। और ये तीनों भी पार्टियां जो है एक ऐसी अजीबोगरीब तरीके की सियासत चल रही हैं, जिसका फ़ायदा आवाम को नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इन 3 पार्टियों को और इन पार्टियों के मुख्तलिफ घरानों को होगा। जहाँ पर टीआरएस को एमआईएम के साथ वक्फ बोर्ड में रहना टीआरएस की एक ज़रूरत है, ताकि बहुत बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं उसको जो है मर्जी माफिक उसको कब्ज़े करके बेचा जाए, जो भी किया जाए। क्योंकि जब मुस्लिम कौम की लीडरशिप खुद मुस्लिम कौम की असासों को बेचने के लिए बैठी हुई है, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इन बातों को कभी नहीं लाएगी सामने, और सिर्फ ओवैसियों के बारे में इनको हीरो बनाएगी, प्रमोट करेगी, और हिंदुस्तान में 2 जातियां यानी कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने का ही काम करेंगे। इनको ना तो आम लोगों की ज़िंदगियों की तरक्की से कोई मतलब है, ना तो इनको लोगों की जो है ना उनके हॉस्पिटल्स के क्या इशू है, मेडिकल इश्यूज़ क्या है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ क्या है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का क्या इशू है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाना, उनको एक ऐसी चीज़ों में जो है ना उलझा के रख देना जिसमें वो लोग लगे रहें, पड़े रहें, ताकि वो दूसरे इश्यूज़, मेन इश्यूज़ के ऊपर जो है ना कभी भी बात ना करें। आइए मैं आपको मज़ीद और इनकी जानिब से बातें सुनाता हूँ, क्या कह रही है ये रिपोर्टर्स। 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस 146 सीटों पर ताल ठोक रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नवाबों के शहर में कौन बाजी मारेगा, इसका नतीजा तो 3 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हैदराबाद के नतीजों से तेलंगाना ही नहीं बल्कि ओवैसी के देश के सियासी फलक पर चमकने का इशारा भी मिलेगा। हैदराबाद के नतीजों से तय होगा कि क्या ओवैसी बंगाल में बाजी पलट पाएंगे, क्या ओवैसी यूपी में। इस कमीने को तैयार किया जा रहा है, मीर जाफर और मीर सादिक की नस्ल को बंगाल में भी तबाही लाए, बंगाल में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरा भरपूर योगदान दे। मैं एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली बहमेद, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, गुज़िश्ता 30 साल हमने एमआईएम को बनाने में लगाए, मेरे आबा व अजदाद ने एमआईएम को बनाने में 50 साल लगाए। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा दज्जाल है असद, जिसे मसीही दज्जाल, छोटा मसीही दज्जाल जो है वो कह सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले लगभग 40 छोटे दज्जाल आएंगे, तो ये उन्हीं में से एक है। आप लोग इसकी नमाज़ों पे मत जाइए, आप लोग इसके दीनी बातों पे मत जाइए। हर वो चीज़ ये इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। अगर इतना ईमानदार होता तो आप गौर करिए कि इसने 28 साल इसने और उसके बाप ने बाबरी मस्जिद के बारे में बात की, लेकिन 28 साल में कभी 28 मिनट के लिए अयोध्या नगर बाबरी मस्जिद के बनाने की कोशिश नहीं की। ना सिर्फ ये, बल्कि हैदराबाद की लगभग 104 मस्जिदों की जो 1 लाख
तकरीबन हैदराबाद की मस्जिदों में 1,33,000 एकड़ जो ज़मीनें थी वक्फ बोर्ड की, कब्रिस्तान की और मसाजिद की, उनकी तबाही और बर्बादी के लिए ये या इसका बाप या इसके दूसरे गुंडे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। इसके बाप को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने लगभग 2006 या 7 में लैंड ग्रैबर घोषित किया है। अब सवाल ये है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों के बारे में वो सच्चाइयाँ क्यों नहीं बताती? इसलिए नहीं बताती क्योंकि ये देश को तबाह करने के लिए, देश में फूट डालने के लिए, देश में हिंदू मुसलमानों में नफरत डालने के लिए काम कर रही हैं। वहीं पर एक और बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि हमारे अपने मुल्क में ओवैसियों की जानिब से सनातन धर्म, सनातन सभ्यता और सनातन धर्म के मानने वालों के जो भी ईश्वरों में, परमात्मा में उनकी आस्था है, भगवानों में आस्था है, उनके खिलाफ जो भी अभद्र या गंदी ज़बान से इन्होंने बातें की हैं, उसके खिलाफ कभी भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इनको अकाउंटेबल नहीं बनाता। ये इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें बहुत ख़तरनाक रोल है हमारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम की नफ़रत में बांटने का। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यही मेन स्ट्रीम मीडिया के कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि देश के विदेशी चैनल्स हैं और इनको इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये लोग आज हिंदुस्तान को मॉडर्न स्लेवरी सिस्टम में ढकेलने के लिए ऐसे कई हरामजादों को इस्तेमाल करते हैं जिनके बयानों की वजह से लोगों का सुकून और चैन ये ख़त्म हो चुका है। ये वक्त है आपको और हमको ये बात समझने का कि ये लीडरान ये लोग ना मुसलमानों के हैं ना हिंदुओं के हैं, चाहे असद अवैसी हो या इसकी पार्टी के दूसरे लोग, ये सारे बेईमान हैं और ये दलाल हैं और दलाली इनका मजहब है। मेरी इन बातों को आप लोग क्रॉस चेक ज़रूर करें।